नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। त्रिपुरा में मतदान का समय अभी अभी खत्म हुआ है। त्रिपुरा के नतीजे जो भी हो वो सिर्फ एक राज्य या पूर्वोत्तर की राजनीति को प्रभावित नहीं करेंगे, बल्कि इसका असर देश भर की राजनीति पर पड़ेगा। त्रिपुरा एक ऐसा राज्य जो एक वक्त वामपंथी शासन का गढ़ था, लेकिन पिछली बार 2018 के चुनाव में बीजेपी ने सीपीएम की सत्ता को यहां से उखाड़ फेंका है। बीजेपी ने 60 में से 36 सीटों पर जीत हासिल की थी। जहां बीजेपी ने सत्ता में वापसी के लिए पूरी ताकत इस बार झोंक दी है, वहीं कांग्रेस और लेफ्ट जैसी धुर विरोधी पार्टियां जो हैं वो बीजेपी को हराने के लिए एक दूसरे का हाथ थामती हुई नजर आई हैं। और वहीं शाही परिवार जो है वो किंग मेकर बनने के सपने यहां पर देख रहा है। तो बहुत ही दिलचस्प होती जा रही है त्रिपुरा की लड़ाई। क्यों है खास? त्रिपुरा के जो चुनाव हैं उस पर एक नजर यहां पर हम डालते हैं। 2024 के पहले 9 राज्यों में होने वाले चुनाव में पहला राज्य है त्रिपुरा, तो इसके जो नतीजे होंगे वो बहुत अहम होंगे, बहुत मायने रखेंगे। पूर्वोत्तर में बीजेपी की जो पैठ है उसकी परीक्षा का चुनाव होगा ये जो त्रिपुरा का चुनाव है। पहली बार धुर विरोधी कांग्रेस और लेफ्ट जो है एक साथ आए, तो उनके लिए भी ये बहुत बड़ी परीक्षा की घड़ी है। विपक्ष के गठबंधन की राजनीति के लिए ये बेहद अहम होगा त्रिपुरा का चुनाव, क्योंकि 2024 के चुनाव अब बेहद नजदीक है। ऐसे में विपक्ष का गठबंधन किस तरफ आगे बढ़ेगा ये भी इससे कहीं ना कहीं तय होगा। और भारत की राजनीति में नए समीकरण जो हैं वो बनते हुए देखे जा सकते हैं, क्योंकि इस बार हम देख रहे हैं कि कांग्रेस और लेफ्ट जो हैं वो त्रिपुरा में एक साथ आए हैं, और जो खुद पूर्वोत्तर की राजनीति है उसको भी त्रिपुरा का चुनाव प्रभावित करेगा। अब एक नजर हम इस बात पर भी डालते हैं कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो त्रिपुरा के चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं या जिन्होंने त्रिपुरा के चुनाव में मतदाताओं के जहन में प्रभाव डाला है। चुनावी हिंसा के लिए त्रिपुरा अक्सर बदनाम रहा है। त्रिपुरा में 1/3 जनजातीय सीटें हैं। 20 में से जो 18 जनजातीय सीटें हैं उस पे ने बीजेपी को 2018 में जिताया था। इस बार त्रिपुरा मोथा जो है वो गंभीर चुनौती यहाँ पर दे रहा है। जो शाही परिवार है उसकी पार्टी यहाँ पर त्रिपुरा मोथा है जो गंभीर चुनौती देती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। त्रिपुरा मोथा यानी त्रिपुरा इंडिजीनस प्रोग्रेसिव रीजनल अलायंस है। 2021 में राजनीति में आई है त्रिपुरा मोथा। त्रिपुरा मोथा बदल सकती है चुनावी समीकरण, और इसीलिए बार बार ये कहा जा रहा है कि क्या वो किंग मेकर की भूमिका में आ सकते हैं। पहली बार कांग्रेस और लेफ्ट जो है वो साथ आए हैं। पहले त्रिपुरा में लेफ्ट और कांग्रेस विरोधी रहे हैं, ये भी हम देख चुके हैं, और लेफ्ट यहाँ पर दशकों तक शासन कर चुका है। क्या त्रिपुरा में बीजेपी का जो हिंदुत्ववादी एजेंडा है वो चलेगा, ये भी यहाँ पर देखने वाली बात होगी। तो सवाल इंडिया का में आज हम सवाल पूछ रहे हैं कि क्या बीजेपी को रोक पाएगा लेफ्ट और कांग्रेस का साथ? क्या 2024 के लोकसभा चुनाव की राजनीति को प्रभावित करेंगे त्रिपुरा के नतीजे? क्या त्रिपुरा में चलेगा बीजेपी का हिंदुत्ववादी एजेंडा? तो त्रिपुरा में किस तरह का मतदान हुआ है इस पर एक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी रत्नदीप चौधरी। उनकी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। त्रिपुरा में मतदान जारी है। आज सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ था। त्रिपुरा में 60 विधानसभा क्षेत्र हैं 8 जिलों में। अब मतदान केंद्र में अब भीड़ बहुत कम हो चुकी है। सुबह से हमने देखा था बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और अगर इस चुनाव की बात करें तो ये एक हाई पिच पॉलिटिकल बैटल जिसको हम कह सकते हैं है, क्योंकि जो सत्तारूढ़ बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टी आईपीएफटी है उसका इस बार सीधा टक्कर नहीं है, मगर मल्टी कॉर्नर फाइट है। एक तरफ है वाम मोर्चा और कांग्रेस, दो बहुत बड़े प्रतिद्वंदित हैं मगर एक साथ आ गए हैं इस बार त्रिपुरा में, और सीट शेयरिंग हुई है उनके विरुद्ध बीजेपी का मुकाबला है। इसके साथ जो तीपरा मोथा पार्टी है ट्राइबल एरियाज में बहुत स्ट्रांग है। नॉन ट्राइबल एरियाज में भी अपना कैंडिडेट खड़ा किए हुए हैं। वो तृणमूल कांग्रेस के कैंडिडेट्स हैं। तो एक मल्टी कॉर्नर फाइट है। और अब देख सकते हैं यहाँ पे कुछ लोग हैं। हम इस वक्त कुंजमन इलाके के एक पोलिंग सेंटर से रिपोर्ट कर रहे हैं। अब तक जो पोलिंग हुई है 1 बजे तक लगभग 52% पोलिंग हो चुकी है। कुछ स्पोरेडिक इंसिडेंट हैं वायलेंस के, पॉलिटिकल वायलेंस के इंसिडेंट भी थोड़े रिपोर्ट हुए हैं। और कुछ जगह में थोड़ी धीरे से पोलिंग हुई है, क्योंकि कुछ जगह में ईवीएम खराब थे, उनको रिप्लेस किया गया है। मगर ओवरऑल स्पोरेडिक वायलेंस को अगर छोड़ दे तो बड़ा कोई वायलेंस की घटना अब तक नहीं है। और जैसे लोग निकल के आए हैं, हमेशा त्रिपुरा में देखा गया है कि एक हाई टर्नआउट दिखने को मिलता है, और इस बार भी वही दिखने को मिल रहा है। और क्या ये हाई टर्नआउट बीजेपी के पक्ष में जाएगा
या विपक्ष में जाएगा, वो तो जब नतीजे निकलेंगे 2 मार्च को तब हमें पता चलेगा। मगर बीजेपी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि त्रिपुरा से बीजेपी का त्रिपुरा चुनाव के साथ के बाद देश में और 8 राज्य में चुनाव होने वाले हैं, और इसके बाद 2024 का बड़ा जो जनरल इलेक्शन है वो होने वाला है। और इसके पहले बीजेपी यही चाहेगा कि जीत के साथ वो ये जो सफ़र है 9 राज्यों के चुनाव का ये शुरू करे। मगर जो अपोजिशन है वो अपोजिशन ये कोशिश में करेगी ज़रूर, और उन्होंने कैंपेन भी किया है और उम्मीद भी कर रहे हैं अपोजिशन की इस बार त्रिपुरा में एक टफ फाइट बीजेपी को अपोजिशन दे पाए। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित त्यागी जुड़ गए हैं, जो लगातार त्रिपुरा के चुनाव पर लंबे वक्त से नजर भी बनाए हुए हैं। वहां से उन्होंने कई रिपोर्ट्स हम तक पहुंचाई हैं। अंकित, सबसे पहले अब आपसे ही जानना चाहेंगे, सुबह से आप मतदान केंद्रों पर गए, जमकर वहां पर हमने देखा कि लोगों की जो भीड़ है वो उमड़ी, और त्रिपुरा में अक्सर इस तरह का ही मतदान देखने को मिलता है। खास बात क्या कुछ आपको इस बार नजर आई है अंकित, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी ने पुरजोर कोशिश की है सत्ता में वापसी करने की? जी, पूरी ताकत बीजेपी ने लगाई है, लेकिन मैं पहले आपको बता दूं कि यहाँ मैं त्रिपुरा में ही अगरतला में हूँ, उसके बाहर हम थोड़ा हैं, और यहाँ पर जो पोलिंग सेंटर है वहाँ के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। तो क्या अब जो लोग अभी यहाँ आ रहे हैं इनको जाने दिया जाएगा, नहीं जाने दिया जाएगा? देखिए, ये दिक्कत है, 4 बजे तक का समय था। अब जो लोग नहीं पहुँच पाए, वोट नहीं डाल पाए, जैसे ये इनको आपने देखा, वोट नहीं हो पाया तुम्हारा? नहीं। क्यों लेट हो गए? अभी तक तो इतना बड़ा लाइन था, अभी आया, घर में गया, आया, आके देखा। पहली बार वोट डालने आए थे क्या? नहीं। इससे पहले डाला है? हाँ। तो अब क्या, वोट तो डाल नहीं पाए, तो अब क्या? अभी क्या करें, वोट नहीं दे रहे तो क्या 4 बजे के बाद? 4 बजे के बाद पहले जो 18 में विधानसभा में दिया था, तब लोग जितने समय था उतने समय तो वोट डाल सकते थे। हाँ। 7 बजे तक भी वोट पर जो अंदर है वही वोट डाल सकता है, जो बाहर है वो अंदर नहीं जा सकता। तो ऐसे होता तो सब लोगों को एक साथ अंदर ले लेता। हाँ। अंदर भी नहीं ले लेता। अभी अब तुम्हारा वोट नहीं पड़ा और तुम्हारा पार्टी हार गया तो क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। यू नो, सो मैं आपको जैसे बता रहा था, ये दरवाजा बंद हो गया है, और अब जो लोग अंदर हैं सिर्फ वही वोट डाल सकते हैं, जो बाहर हैं उनको अलाउ नहीं किया जा रहा है। करीब 3 बजे तक 70% के आसपास त्रिपुरा में वोटिंग हो गई थी, 69% के आसपास वोटिंग हो गई थी। और अक्सर देखा गया है कि त्रिपुरा में चुनाव जो होता है उसमें वोटिंग परसेंटेज जो है वो बहुत हाई रहती है, वो 85% से 90% के आसपास रहती है। तो काफी बड़ी संख्या में लोग बाहर निकल के वोट करते हैं। लेकिन इस बार जो अलग बात यह भी रही है कि यूजुअली जो हिंसा की बात रहती है त्रिपुरा की वोटिंग में, काफी बड़े तादाद में सेंट्रल फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया है, और कोशिश ये की गई है कि त्रिपुरा में जो चुनाव है इस बार वो शांतिपूर्वक रहे। सुबह से 1-2 घटनाओं को अगर छोड़ दें तो कुल मिलाकर मोटा जो पूरा चुनाव है वो शांतिपूर्वक रहा है। 1-2 जगह पर थोड़ी झड़पें हुई हैं, बीजेपी और लेफ्ट के जो कार्यकर्ता हैं उनके बीच में एक व्यक्ति को उसमें इंजरी भी हुई है। लेकिन कुल मिलाकर जिस तरीके की हमेशा वायलेंस रहती थी, प्री पोल वायलेंस, पोस्ट पोल वायलेंस, वो फिलहाल पोलिंग वाले दिन की वायलेंस वो अभी इस बार कम देखने को त्रिपुरा के अंदर मिली है। तो ये एक बड़ी ये अच्छे संकेत हैं। साथ ही साथ जैसे आप कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने ताकत पूरी झोंकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 रैलीज की, अमित शाह की यहाँ पे कई रैलीज हुई, उसके साथ साथ योगी आदित्यनाथ हो, स्मृति ईरानी हो, हेमंत बिस्वा शर्मा ने तो समझ लीजिए यहाँ डेरा ही डाल लिया था। तो कोशिश यही है कि बीजेपी यहाँ पे वापसी कर पाए, और वो क्यों जरूरी है? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सालों के संघर्ष के बाद उनको अब यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट के जो 7 राज्य हैं वहाँ पर कुछ एक्सेप्टेंस मिलनी शुरू हुई है, वो पैर जमा पाए हैं। पिछली बार बीजेपी ने 2018 में, आप ये समझिए 2013 में उनके पास 2% से भी कम वोट था, 2018 में वो 44% से ऊपर गया। तो बीजेपी की कोशिश ये है कि उस पूरी बढ़त को बना के रखा जाए, उसको आगे लेके जाया जाए, क्योंकि 18 का चुनाव जो था वो लेफ्ट को उखाड़ फेंकने का चुनाव था। उसमें काफी सारे लोग ऐसे थे जो कांग्रेस के वोटर थे जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया। तो क्या वो लोग अभी भी संतुष्ट हैं बीजेपी से? क्योंकि अगर सब कुछ भारतीय जनता पार्टी के लिए ठीक चल रहा होता तो शायद उन्हें मुख्यमंत्री बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। मुख्यमंत्री इसलिए बदले गए विप्लव देव क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी कहीं ना कहीं था। तो उन सब फैक्टर्स पर क्या बीजेपी अपनी पूरी कैंपेन के दम पर जीत पाएगी, अजय हो पाएगी? ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि ये 2024 की जो लंबी राह है उसकी शुरुआत त्रिपुरा से हो रही है। और दूसरी तरफ जो गठजोड़ है, यानी कि इसको जोट यहां बोलते हैं, लेफ्ट और कांग्रेस, उनके लिए वर्चस्व की लड़ाई है, वो क्या वापसी कर पाएंगे, ये भी देखने लायक बात होगी। और जो तीसरा महत्वपूर्ण फैक्टर जो रहेगा वो रहेगा ट्राइबल वोट का।
त्रिपुरा मोठा जो यहाँ के जो राजा हैं उनकी जो पार्टी है, उनके बेटे की जो पार्टी है, जो अर्स्टवाइल रॉयल फैमिली है, उन्होंने पूरी ताकत यहाँ लगाई है। 60 में से 20 सीटें यहाँ पे ट्राइबल सीटें हैं। बीजेपी पिछली बार 36 सीटें जीती थी और अपने अलाइज के साथ, जिसमें से 18 सीटें ट्राइबल एरियाज में से आई थी। क्या वहां पर वो वही परफॉर्मेंस दोहरा पाएंगे या प्रद्युत देव बर्मन की पार्टी जो है वो वहां पर उन्हें नुकसान करेगी? ये बहुत महत्वपूर्ण होगा इस पूरे चुनाव में। बिल्कुल अंकित, और जिस तरह से बीजेपी की कोशिश थी, हम देख रहे हैं कि लंबे वक्त से उन्होंने कहा था कि पूर्वोत्तर जो है वो कांग्रेस मुक्त उसको बनाएंगे, ये बात वो कहती आ रही है। लेकिन यहाँ पर ये भी बहुत महत्वपूर्ण होगा अंकित, जो बात हम सवाल इंडिया का में भी उठा रहे हैं कि विपक्ष की जो गठबंधन की राजनीति है उसके लिए भी ये चुनाव बहुत मायने रखेंगे त्रिपुरा के, क्योंकि कांग्रेस और लेफ्ट जैसी पार्टी जो धुर विरोधी पार्टियां हैं वो यहाँ पर एक साथ आई है बीजेपी को हराने के लिए। तो ऐसे में जो आगे आने वाले चुनाव हैं या जो 2024 का जो रास्ता है उसमें विपक्ष किस ओर जाता हुआ नजर आएगा, वो भी बहुत मायने रखेगा ये चुनाव। आप बहुत बिल्कुल ठीक कह रही हैं, क्योंकि इससे काफ़ी सारे 2024 के लिए भी संकेत मिलेंगे। ये मेरे पीछे वो लोग हैं जो वोट डाल चुके हैं और इनको वोटिंग डालने के बाद बाहर निकल के आ रहे हैं। लेकिन जैसे आप कह रहे थे कि इससे संकेत बहुत 2024 के मिलेंगे। लेफ्ट और कांग्रेस जो हमेशा एक दूसरे के प्रतिद्वंदी रहे, और त्रिपुरा में खास तौर पर 25 साल का जब लेफ्ट का रूल रहा तो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे, जो नेता थे, उन्होंने बहुत खूनी संघर्ष झेला। तो यही बात है कि क्या वो साथ आ पाएंगे या फिर जिसको बीजेपी कहती है ये अपॉर्चुनिस्टिक अलायंस है, सिर्फ हमें हराने के लिए इकट्ठे हुए हैं। लेकिन ये भी बात तय करने वाली है कि वेस्ट बंगाल में भी एक बार ये एक्सपेरिमेंट किया गया था लेफ्ट और कांग्रेस के साथ आने का। वहां पर ममता बनर्जी को नहीं रोक पाए थे, विफल रहे थे। केरला में आमने सामने हैं, पर क्या इस बार यहाँ पर ग्राउंड की जो बात करें वहां पर अगर वो एक दूसरे को समर्थन कर पाए, क्योंकि कांग्रेस ने इस बार कम से कम ये बात जाहिर है कि थोड़ा सा जो जमीनी सच्चाई है उसको कांग्रेस मानती दिखाई पड़ी है, अड़ी नहीं है। 13 सीटें सिर्फ कांग्रेस लड़ रही है 60 में से इस गठजोड़ में, 47 सीटें जो हैं वो लेफ्ट के पास हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी इस बात का एहसास है कि उनकी ताकत अब पुरानी ताकत रही नहीं है। कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण होगा कि उनका काडर क्या लेफ्ट के काडर को वोट दे पा रहा है। अगर वो चीजें यहां पर होती हैं और अच्छा प्रदर्शन या रहता है इस गठबंधन का, तो 2024 के लिए कम से कम एक फॉर्मूले के तौर पर इसको देखा जा सकता है, जहां पर कांग्रेस की तरफ से ये बड़ा संकेत होगा कि वो अड़ेगा नहीं, सीनियर पार्टनर होने के लिए नहीं लड़ेगा, वो पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार है, क्योंकि एक बड़ा एनिमी जो उनके लिए लगता है, जो प्रतिद्वंदी है, वो भारतीय जनता पार्टी है। वहीं लेफ्ट पार्टीज के लिए रेलेवेंस की लड़ाई है, अपने एग्जिस्टेंस की लड़ाई है, इस बात की लड़ाई है कि उनका वर्चस्व जो है वो बना रहे। वेस्ट बंगाल में उनकी जमीन चली गई है, सिर्फ केरला में उनकी जमीन बची हुई है, वहां पर कांग्रेस के सामने है। तो वो कोशिश करेंगे कि कम से कम यहां पर इतनी ताकत जरूर बना के रखी जाए। पिछली बार भी जब वो हारे थे उसके ऊपर भी 40% के ऊपर उनका वोट परसेंट रहा था, तो क्या वो उसको थोड़ा आगे बढ़ा पाते हैं, अपनी ताकत में थोड़ा जोड़ पाते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण संकेत होंगे आगे आने वाले चुनाव के लिए। बिल्कुल अंकित, बहुत बहुत शुक्रिया इस दिलचस्प जानकारी के लिए। आपके पास हम आते रहेंगे। तो यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण होगा ये, क्योंकि 9 राज्यों में जो 2023 में चुनाव होने जा रहे हैं उसमें त्रिपुरा पहला राज्य है, और यहाँ से जो भी नतीजे आएंगे वो आगे की राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण असर डालेंगे, इस बात में कोई दो राय नहीं है। और क्या त्रिपुरा के जो नतीजे हैं वहाँ पर जो बीजेपी का अलायंस है वो बाजी मारता है, या कांग्रेस और लेफ्ट हैं वो बाजी मारते हैं, या फिर जो किंग मेकर बनने की कोशिश कर रही है त्रिपुरा मोता पार्टी जो शाही परिवार की है वो बाजी मारेगी, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल सवाल इंडिया क्या में हम एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे निक्की यादव मर्डर केस में आज आरोपी ने किए हैं कुछ और नए खुलासे। और दिल्ली के निक्की यादव हत्याकांड में एक नई जानकारी यहां पर आज सामने आई। 9 फरवरी को नहीं बल्कि 10 फरवरी को ही निक्की की हत्या की गई थी, और 10 फरवरी वही दिन है जिस दिन साहिल गहलोत ने एक दूसरी लड़की से शादी कर ली। यहां पर ये जानकारी आरोपी साहिल ने पूछताछ में पुलिस को बताई है। तो एक बड़ी बात यहां पर निकलकर सामने आई। ये जो सीसीटीवी फुटेज हमने दिखाया आपको, इसमें ये उसी दिन 9 फरवरी का सीसीटीवी फुटेज है जब निक्की जो है अपने घर में दाखिल हो रही थी, और बताया जा रहा है, पुलिस का ये कहना था कि इसी के बाद निक्की की हत्या हुई है। तो ये 9 फरवरी का वीडियो है, उसके बाद 10 फरवरी को निक्की की हत्या की गई है। 9 फरवरी की रात सगाई के बाद रात में
साहिल अपने चचेरे भाई की गाड़ी लेकर घर से निकला था। फिर वो उत्तम नगर के बिंदापुर इलाके में निक्की के घर पर पहुंचा। 3-4 घंटे वहां रुकने के बाद तड़के 5 बजे वो घर से निकला निक्की के साथ। फिर वो लोग निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन गए हैं। निक्की का गोवा का टिकट था, लेकिन साहिल का कोई टिकट नहीं था, तो फिर दोनों आनंद विहार की तरफ गए। दोनों हिल एरिया में घूमने जाना चाहते थे, ये अभी तक साहिल ने पुलिस को बताया। लेकिन वहां से जब उन्हें हिमाचल की बस नहीं मिली तो फिर दोनों वहां से राजघाट की तरफ होते हुए कश्मीरी गेट पहुंच गए। 10 फरवरी को साहिल की शादी थी, इसलिए परिवार वाले लगातार साहिल को फोन करने लगे। जिसके बाद साहिल ने घर जाने की बात कही तो फिर साहिल और निक्की के बीच झगड़ा हो गया और 10 फरवरी की सुबह 9 बजे के आसपास बताया जा रहा है कि साहिल ने निगम बोध घाट के आसपास निक्की की हत्या की है और फिर निक्की की बॉडी को उसने आगे की सीट पर ही सीट बेल्ट लगाकर मित्राओं गांव में जो उसका ढाबा था वहां पर लेकर गया। वहां उसने गाड़ी खड़ी की और शव को जो कार की डिग्गी है उसमें छिपा दिया। फिर वो ढाबा बंद करके अपने घर चला गया। उसी दिन दूसरी लड़की से उसने शादी कर ली और फिर 11 फरवरी की सुबह 3:30 बजे साहिल जो है वो दूसरी कार से ढाबे में आता है और शव को कार से निकालकर उसने उसके बाद फ्रिज में रख दिया। निक्की का बैग भी उसने फ्रिज के पास ही रख दिया था, जबकि उसका मोबाइल अपने पास रख लिया था। सारा डेटा भी उसने उस मोबाइल फोन में से हटा दिया। तो इस तरह से उसने वारदात को अंजाम दिया है। और 10 फरवरी की जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जिसमें साहिल एक दूसरी लड़की से शादी कर रहा है, उसके चेहरे पर शिकन तक नहीं है कि उसने एक हत्याकांड को अंजाम दे दिया है। हमारे सहयोगी वेदांत अग्रवाल ने निक्की यादव के पिता और उसके बड़े पापा से बातचीत की है, वो बातचीत आपको सुनवाते हैं। बहुत से लोग कह रहे हैं वो उसको एक विक्टिम की तरह सब लोग याद करेंगे, लेकिन क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप समझ रहे हैं जो गलत है, जो गलत चीज़ें बताई जा रही हैं मीडिया के द्वारा या फिर तमाम रिपोर्ट्स के द्वारा? आप क्या सच्चाई है आपके हिसाब से जो आप चाहते हैं कि लोग सुने, निक्की के बारे में भी और इस केस के बारे में भी? क्या वो सच्चाई है जो आप चाहते हैं कि लोग सुने? मेरी बेटी गलगोटी यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, एमए इंग्लिश ऑनर से एमए फाइनल ईयर था उसका जी। 4 साल से वो उधर ही हॉस्टल में थी गलगोटिया में जी। और अभी 8 महीने से वो उत्तम नगर में एक छोटी बेटी भी है मेरी, वो एमकॉम कर रही है। वो दोनों एक ही रूम में लेके एक ही रूम में रह रही थी जी। हमें इस बारे में कुछ नहीं पता वो लिव इन में रह रहे थे, क्या रह रहे थे, ये सब झूठ बोली जा रही है जी। हमारे को किसी पूरे परिवार को किसी को इस बारे में कोई नहीं पता कि लिव इन में रह रही थी या कुछ भी रह रही थी जी। ये सब झूठ बोली जा रही है। और मेरे ख्याल है एक आपकी रेगुलर बातचीत भी होती होगी, कभी इस चीज़ का जिक्र किया या कभी कोई जिक्र नहीं हुआ। उसकी मम्मी की तो शाम को हर रोज़ बात होती थी उससे। कभी ऐसा जिक्र नहीं किया कि कोई इस तरीके का इंसान है? नहीं, कभी ऐसा। छोटे वाली लड़की को भी कुछ नहीं पता और उसकी मम्मी को भी ऐसे कभी कोई महसूस नहीं हुआ। आप भी सर पूरी फैमिली के साथ इस मोमेंट पर, ही इज़ एल्डर ब्रदर ऑफ द विक्टिम्स फादर, आप भी पिलर ऑफ सपोर्ट की तरह खड़े रहे हैं फैमिली के लिए भी। इस पूरे हमने क्रिमेशन में भी देखा लगातार आप साथ दे रहे थे। आप बताइए सर कि कैसे आज याद करना चाहेंगे निक्की को? सबसे पहला सवाल ये, और दूसरा क्या मांग है आपकी पुलिस से, दिल्ली पुलिस से, सरकार से क्या मांग है आपकी? याद तो क्या करना, याद हमारी इंटेलिजेंट बच्ची थी, बहुत कुछ करना चाहती थी और ऐसे बीच में जिसने मर्डर किया है उसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। और सभी कह रहे हैं लड़कियों को पढ़ाओ, ये करो वो करो, सेफ्टी कुछ है नहीं, ऐसे मर्डर कर दिया, कुछ भी नहीं हो रहा, ना पुलिस वाले कुछ कर रहे, उल्टा चला रहे हैं कि भी 4 साल से रिलेशनशिप में रह रही थी, झूठी अफवाह है सब। दोनों बहनें रह रही थी साथ साथ, तो ये तो बेकार की बातें हैं। उसमें रह रही, रिलेशनशिप में रह रही थी, वो रह रही थी, इंटेलिजेंट बेटी थी, उसका मर्डर होना जो है वो गलत बात है। तो यहाँ पर सुरक्षा का सवाल ये उठा रहे थे। आगे बढ़ रहे हैं। बीबीसी के दिल्ली और मुंबई स्थित दफ्तरों में आज तीसरे दिन भी आयकर विभाग का सर्वे जारी है। आज वहां सुरक्षा बढ़ाते हुए आईटीबीपी के जवानों की तैनाती की गई है। बीबीसी के वित्त और संपादकीय विभाग के जो करीब 10 वरिष्ठ कर्मचारी हैं उनको 2 रातों से घर नहीं जाने दिया गया है। कुछ और कर्मचारियों के फोन भी क्लोन किए गए हैं। जिन कर्मचारियों का कंप्यूटर जांचा गया है उन्हें घर से काम करने को कहा है। उधर बीबीसी ने फिर से अपने कर्मचारियों से आयकर टीम को सहयोग करने को कहा है और उसके बाद
अब एक छोटा सा जो कल विरोध प्रदर्शन हुआ था हिंदू सेना का बीबीसी के दफ्तर के बाहर, वहां पर अब आईटीबीपी के जवान जो हैं वो भी तैनात कर दिए गए हैं, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और हम रुक कर रहे हैं हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला का, जो दिल्ली बीबीसी के दफ्तर के पास ही मौजूद हैं। सौरभ, आज तीसरा दिन यहाँ पर हो गया है इस सर्वे का, जिसे इनकम टैक्स विभाग जो है सर्वे का नाम दे रहा है, और लगातार जो कुछ कर्मचारी हैं उन्हें 2 रातों से घर भी नहीं जाने दिया गया है। क्या कुछ जानकारी मिल रही है, और क्या सौरभ ये सामने आ पाया है कि क्या इनकम टैक्स विभाग को कुछ मिला है अब तक के सर्वे में? देखिए, इनकम टैक्स विभाग सीधे तो बताता नहीं है अभी, चूंकि ऑन गोइंग सर्वे है, लेकिन जो कुछ पता चल पाया हमें कि 2012 से लेकर के 2023 तक जितने भी लेन देन के ब्यौरे हैं वो इन्होंने अपने सिस्टम में ट्रांसफ़र कर लिया है आयकर विभाग ने। लगभग कई जो वरिष्ठ वित्त विभाग के कर्मचारी हैं बीबीसी के, कुछ बड़े एडिटोरियल डिपार्टमेंट के हेड्स हैं, उनके फ़ोन्स भी क्लोन कर लिए गए हैं। कल जिनकी संख्या कम थी अब वो संख्या बढ़ गई है, और एक फ़ोन को क्लोन करने में लगभग 5 से 6 घंटे का वक्त लग जाता है। तो जो अभी पता चल पाया है कि रेड अभी ऑन गोइंग है। अभी भी 21 सदस्य आयकर विभाग के बीबीसी के दफ्तर में मौजूद हैं, और लगभग सभी कर्मचारियों के कंप्यूटर जांचे जा चुके हैं। जैसे हमने कल भी रिपोर्ट किया था, किसी में टैक्स, किसी में ब्लैक मनी, बिल्स, बेनामी ये लिख करके सर्च किया जा रहा है, टैक्सेशन लिख के सर्च किया जा रहा है। कुछ एम्प्लॉय जो 2 दिन नहीं आए थे वो भी आज यहाँ पर पहुँचे हैं। जो बिज़नेस डेवलपमेंट हेड हैं बीबीसी के, उनसे भी लगातार पूछताछ जारी है। लगभग 8 से 10 कर्मचारी हैं बीबीसी के जिनको घर नहीं जाने दिया गया, जिसमें फिनेंस डिपार्टमेंट और एडिटोरियल डिपार्टमेंट के कुछ बड़े अधिकारी भी शामिल हैं। तो बिल्कुल सघन ये सर्वे चल रहा है। उम्मीद है कि आज सर्वे जो देर रात तक ख़त्म होने की संभावना है। उसके बाद बीबीसी भी एक औपचारिक तौर पर एक रिलीज़ देगा कि इस पूरे मामले पर, क्योंकि उन्होंने यही अभी तक कहा है कि इनकम टैक्स का सर्वे चल रहा है और वो सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने अपने कर्मचारियों को भी कहा है कि आप इनकम टैक्स विभाग के अधिकारियों के सवालों के जवाब दें, लेकिन अगर वो आपके व्यक्तिगत इनकम या व्यक्तिगत वित्त के बारे में या फिनेंस के बारे में पूछते हैं तो उसके बारे में वो जवाब नहीं भी दे सकते हैं। तो ये तमाम तरीके का कोऑपरेशन करने की बात हो रही है। टाइमिंग पर लगातार सवाल उठ ही रहे हैं। आदित्य, हम लोग लगातार बात कर रहे थे जिस बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर इतना बवाल हुआ, उसके बाद ये आईटी के सर्वे होना, ये तमाम एडिटर्स गिल्ड है या प्रेस क्लब है, इस पर सवाल उठा रहे हैं। तो आज लग रहा है ऐसा लग रहा है, इशारा है कि आज रात तक ये आईटी सर्वे ख़त्म हो सकता है। फिर हो सकता है पता चले कि एग्जैक्टली जिस ट्रांसफ़र प्राइसिंग पॉलिसी के उल्लंघन की बात कर रहे हैं वो भी निकल करके सामने आए, क्योंकि आपने आईटी सर्वे किया इतने बड़े मीडिया संस्थान में, तो ऐसा कुछ निकाल के जनता को भी बताना होगा या कोर्ट को भी बताना होगा कि देखिए हमने ये सर्वे किया और हमें इतना मटेरियल मिला है जिससे ये इस्टेब्लिश होता है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून या टैक्सेशन प्राइसिंग पॉलिसी का उल्लंघन बीबीसी ने किया है। बिल्कुल, तो जो बातें यहाँ पर इनकम टैक्स विभाग की तरफ से कही जा रही हैं उन्हें इस बात के सबूत भी दिखाने होंगे कि क्या कुछ उन्हें बीबीसी के दफ्तर के सर्वे में मिला है। शुक्रिया सौरभ, आप नज़र बनाए रखिए, आपके पास हम आते रहेंगे क्योंकि ये बड़ी खबर है जिस पर ये अपडेट हम पता करते रहेंगे कि आखिर क्या कुछ सर्वे से निकला है और कब तक ये सर्वे खत्म होने वाला है। इधर एक और बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली में अवैध निर्माण जो मेहरौली में चल रहा था उसका मामला लगातार गरमाया हुआ है। 16 फरवरी तक के लिए कोर्ट ने उस पर रोक लगाई थी और ये जो कार्रवाई है ये एक बार फिर से थोड़ी और आगे बढ़ गई है, क्योंकि अब इस मामले की सुनवाई जो है वो 23 फरवरी को होगी। पहले इस मामले की सुनवाई आज होने वाली थी, तो अब अवैध अतिक्रमण मामले की सुनवाई 23 फरवरी को होगी। इसका मतलब ये भी है कि 23 फरवरी तक ये जो अतिक्रमण हटाने का काम चल रहा था इस पर रोक जो है वो जारी रहेगी। तब तक डीडीए तोड़फोड़ की कार्रवाई नहीं कर सकेगा। डीडीए सीमांकन की रिपोर्ट भी याचिकाकर्ता को मुहैया करवाए, ये कोर्ट की तरफ से कहा गया है, और जिसके आधार पर अतिक्रमण हटाने की जो ये कार्रवाई है वो की जा रही है। इधर दिल्ली हाई कोर्ट ने डीडीए से हलफनामा मांगा है, उनसे जवाब भी मांगा है। हम रुक कर रहे हैं हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला का। रवीश, एक तरह से कहा जा सकता है कि मेहरौली के लोगों के लिए थोड़ी सी और राहत है कि जो 16 फरवरी तक रोक लगाई थी अब वो 23 फरवरी तक बढ़ गई है, लेकिन अब ये जो कहा गया है कोर्ट की तरफ से कि डीडीए जो है वो सीमांकन की रिपोर्ट भी याचिकाकर्ताओं को मुहैया करवाए, उसके क्या कुछ मायने हैं और क्या खबर निकल कर आ रही है इस वक्त? अजय, देखिए, एक बहुत बड़ी राहत मेहरौली के लोगों को मिली है और 23 फरवरी तक जो है वो कोई भी फर्दर तोड़फोड़ जो है वो डीडी की ओर से नहीं किया जाएगा। इस तरीके का हाई कोर्ट का जो निर्देश है वो आज दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से दिया गया है। साथ में ये भी कहा गया है डीडीए को
कि जिस सीमांकन रिपोर्ट के आधार पर डीडीए की तोड़फोड़ सारी चल रही है, उस सीमांकन रिपोर्ट को अब तक जो याचिका करता है, यानी जिनके घरों को तोड़ा गया है, उनके पास है ही नहीं। तो उनको ये पता ही नहीं था कि आखिर डीडीए का जो सीमांकन है वो कहाँ तक है और कौन कौन से खसरा नंबर हैं उसमें। तो अब हाई कोर्ट ने ये भी कहा है डीडीए को कि आप इनको सीमांकन रिपोर्ट जो है वो इस शनिवार तक दीजिए, ताकि ये सारे जो याचिकाकर्ता हैं वो ये देख सकें कि आखिर इनके जो घर हैं वो कहाँ तक आते हैं, इसके क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं। साथ में ये भी कहा गया है जो याचिकाकर्ता हैं उनको कि आप भी अपना जो है वो सारी जो सेल डीड है, जो कस्टोडियन प्रॉपर्टी है, उन सब के सभी जो कागजात हैं उनको आप जो है वो मुहैया कराएं, ताकि डीडीए के भी जो वकील हैं वो उसको देख सकें। तो ये पूरा जो मामला है वो अब कहीं ना कहीं दिल्ली हाई कोर्ट में है। दिल्ली हाई कोर्ट अब इसकी सुनवाई कर रहा है। 23 फरवरी को फिर से जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट की सुनवाई में देखना होगा कि क्या कुछ दिल्ली हाई कोर्ट कहती है। लेकिन तमाम सारी याचिकाएं हैं, क्योंकि मेहरौली के ज़्यादातर जो लोग हैं वो डरे हुए हैं कि कहीं जो उनकी प्रॉपर्टी है, कहीं जो उनका मकान है वो कहीं इस अतिक्रमण के दायरे में तो नहीं आ रहा है। तो इसी के चलते और तकरीबन 250 से ज़्यादा मकानों को नोटिस भी दिया है डीडीए ने। तो तमाम सारी याचिकाएं जो हैं वो दिल्ली हाई कोर्ट में आई हैं। अब उस पर सुनवाई लगातार चल रही है। लेकिन ये मामला बहुत जटिल है, ये बहुत लंबा खिंच सकता है मामला आदती, क्योंकि इसमें तमाम सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, तमाम सारे ऐसे याचिकाकर्ता हैं, उनका ये भी कहना है कि 1949 से उनके पास में जो डॉक्यूमेंट हैं वो हैं। तो इन सब का अध्ययन करना, इन सब पर एक फैसला लेना एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है और देखना होगा कि इसमें दिल्ली हाई कोर्ट क्या कुछ आगे कहता है। शुक्रिया रवीश इस तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर थोड़ी राहत ज़रूर है मेहरौली के लोगों के लिए, लेकिन अभी भी उनकी धड़कनें बढ़ी हुई हैं कि 23 फरवरी को क्या कुछ नतीजा आएगा या फिर ये मामला अभी और लंबा चलेगा। लेकिन फिलहाल 23 फरवरी तक कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है और अब दिल्ली हाई कोर्ट ने डीडीए से इस मामले पर हलफनामा भी मांगा है। फिलहाल सवाल इंडिया का में एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं और ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे तमिलनाडु में सेना के जवान की हत्या से फैल गया है तनाव। तमिलनाडु से एक चौंका देने वाली खबर सामने आई। तमिलनाडु के कृष्णागिरी में द्रमुक के एक पार्षद और उनके साथियों ने भारतीय सेना के जिस जवान को बुरी तरह पीटा था उसकी मौत हो गई है। आरोप है कि कपड़े धोने को लेकर हुए विवाद में डीएम के पार्षद और अन्य लोगों ने सेना के जवान की हत्या की है। इस मामले में पुलिस ने डीएम के पार्षद चिन्नासामी के बेटे समेत 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी पार्षद मृत सैनिक का चाचा है। Total 9 accused were involved. All had been arrested and remanded. In this case, main accused Chinnasamy is uncle of the deceased armyman Prabhu. On 8th February morning, a petty dispute happened between Prabhakaran and his uncle Chinnasamy. It took violent turn in the evening, in which Prabhakaran, Prabhu and his father Madhayan got injured. Police has arrested an attempt to murder case and remanded 6 accused on 9th of February. That police will take all measures to ensure justice. खबर ओडिशा से आई, जहां पर नेता विपक्ष जयनारायण मिश्रा ने बुधवार को एक महिला पुलिस अधिकारी को धक्का देकर विवाद खड़ा कर दिया। ये घटना संबलपुर में जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने भाजपा के विरोध प्रदर्शन के दौरान की है। जयनारायण मिश्रा ने आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि पहले महिला पुलिस प्रभारी ने उन्हें धक्का दिया था। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दोनों ने ही पुलिस में एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। और सवाल इंडिया का हम एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। आपको उसके बाद ले चलेंगे एरो शो में, जहां पर जेट सूट खींच रहा है सबका ध्यान, जिसे पहनकर 10 से 20 मीटर तक हवा में उड़ सकता है इंसान।
और अब आपको बेंगलुरु लिए चलते हैं, जहां पर एरो शो चल रहा है और एक जेट सूट आया है जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा है। पूरी तरह से देश में बने इस जेट सूट को पहनकर इंसान 10 से 20 मीटर तक हवा में उड़ सकता है। इसका वजन 40 किलो है और 50 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से 7 से 9 मिनट तक इसके जरिए 10 किलोमीटर तक उड़ा जा सकता है। तो ऐसे इलाके जहां पर लैंड माइंस होती हैं, उस तरह के इलाकों के लिए ये जेट सूट जो है ये जवानों के लिए बेहद कारगर साबित हो सकता है। और जब तकनीक की बात हो रही है तो आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। उत्तराखंड के पहाड़ी और दुर्गम इलाकों के लिए एक नई पहल की जा रही है। यहाँ ड्रोन की मदद से ऋषिकेश एम्स से टिहरी तक दवाई पहुंचाई जा रही है। वहां आज इसका पहला ट्रायल भी किया गया, जिसमें एम्स से उड़ान भरकर ड्रोन टिहरी के बोराड़ी में दवाई पहुंचाया गया और वहां से सैंपल लेकर वापस आएगा। ऋषिकेश एम्स की इस पहल को इसलिए भी क्रांतिकारी माना जा रहा है क्योंकि खराब मौसम और दुर्गम इलाकों की वजह से कई बार लोगों तक मेडिकल सुविधा पहुंचाना मुश्किल हो जाता है। अरे भैया थोड़ा सा हट जाना। कोई बात नहीं, रहने दो काम। तो सवाल इंडिया का में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।